नमस्कार दोस्तों। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों, आज जो हम आपके लिए ला रहे हैं जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। अभी आप सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए। सभी को नहीं करना बस, लेकिन प्रमुख युद्धों को करना है। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, ठीक है। ओके भैया, तो शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों में। तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं मंगे भाई। तो जब पहले युद्ध की बात करते हैं तो हम वैदिक काल के युद्ध की बात करते हैं। तो पहला युद्ध वैदिक काल में जो सबसे जरूरी जानना है वो है दशराज्ञा युद्ध। वैदिक काल का एक युद्ध हुआ, दशराज्ञा युद्ध। अब ये जो दशराज्ञा युद्ध था, ये रावी नदी के तट पर हुआ या परुष्णी नदी के तट पर हुआ। रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी नदी है, ठीक है। रावी या परुष्णी नदी के तट पर हुआ था भैया ये युद्ध जो है। तो वर्तमान नाम रावी नदी, पुराना नाम परुष्णी नदी, इसके तट पर दशराज्ञा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में देखिए, एक तरफ थे राजा सुदास और उनके सामने थे 10 राजा। एक तरफ राजा सुदास थे और उनके सामने 10 राजाओं की सेना थी। संयुक्त संघ था, संयुक्त पार्टी थी, ये मान सकते हैं 10 राजाओं की। और इस युद्ध में राजा सुदास जीत गए थे। राजा सुदास की विजय हुई थी, 10 राजाओं की हार हुई थी। कौन से युद्ध में भैया? दशराज्ञा युद्ध में। इसमें एक चीज और देखिए, दशराज्ञा युद्ध कहां हुआ? रावी परुष्णी नदी के तट पर। किस किस के बीच हुआ? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ। वैदिक काल से संबंधित है, वैदिक काल का युग है। ओके। और दूसरी बात, ये जो राजा सुदास थे, इनके जो पुरोहित थे वो थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ। और इनके जो पुरोहित थे वो गुरु विश्वामित्र थे भैया जी। तो राजा सुदास के पुरोहित गुरु वशिष्ठ थे और 10 राजाओं के पुरोहित गुरु वशिष्ठ थे, सॉरी गुरु विश्वामित्र थे। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये कौन सा युद्ध था? दशराज्ञा युद्ध। ये हमारे वैदिक साहित्य में जिसके बारे में वर्णन मिलता है उसकी बात कर रहे थे अब हम। अब इसके बाद जो मतलब फिर बाद में ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, जहां से हमारे पास डेट वाइज जानकारी है, वहां से युद्ध की बात करते हैं। तो भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो हकमनी वंश के शासकों द्वारा हुआ। हकमनी वंश, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हकमनी वंश द्वारा किया गया। अब देखिए, कई बार ये आ जाता है कि ये जो हकमनी वंश था ये कहां का था? ये पर्शिया का था, जिस पर्शिया को बाद में फारस कहा गया और वर्तमान में जिसे ईरान कहते हैं। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हकमनी वंश के शासकों ने किया, ईरानियों ने किया, पारसियों ने किया। पर्शिया यानी पारसियों ने या फारसियों ने किया। पारसी या फारसी या ईरानी या हकमनी, ये पहले आक्रमणकारी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी थे, ठीक है। तो ऑप्शन में से कोई सा भी आ सकता है, पारसी आ सकता है, फारस के आ सकता है, ईरान आ सकता है, हकमनी वंश आ सकता है। इन्होंने किया। इसका जो भारत पर जो पहला सफल आक्रमण माना जाता है विदेशियों की तरफ से, वो थे डेरियस। राजा का नाम था डेरियस, जिसे दारा भी कहा जाता है, दारा प्रथम या दारा व्यूह, दारा वेहू भी कहा जाता है, ठीक है। डेरियस या दारा फर्स्ट या दारा वेहू ने पहला आक्रमण किया। भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण जो माना जाता है। हालांकि हालांकि जो मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी, वो ये मानते हैं कि यह आक्रमण हुआ ही नहीं था। मेगास्थनीज कहते हैं कि यह आक्रमण नहीं हुआ था, क्योंकि मेगास्थनीज लिखते हैं कि भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण सिकंदर ने किया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं सिकंदर से पहले पहला आक्रमण जो हुआ था, वो जो सफल आक्रमण भारत पर, वो हकमनी वंश ने, ईरानियों ने किया था भाई। तो आपको यही याद रखना है, एनसीईआरटी इसी को अलाउ करती है, ठीक है। अब इसके बाद की बात चलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम एक और युद्ध की बात करते हैं। एक युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में।
अब ये जो 326 ईसा पूर्व में हुआ, ये सिकंदर ने आक्रमण किया भाई, सिकंदर ने आक्रमण किया। तो ये झेलम का युद्ध था। याद रखना, ईसा पूर्व कह रहे हैं, बीसी बोल रहे हैं हम। झेलम का युद्ध, इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि झेलम का पुराना नाम था वितस्ता। जैसे वहां रावी का परुशनी था, यहां पर झेलम का वितस्ता याद रखेंगे। झेलम का पुराना नाम वितस्ता, तो झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का एक नाम और है हाइडे स्पीज का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाइडे स्पीज का युद्ध। ठीक है, अब ये जो हाइडे स्पीज का युद्ध हुआ है, ये किस किस के बीच हुआ है? तो ये युद्ध हुआ एक तरफ से सिकंदर, और उनके सामने थे राजा पोरस, जो कि पुरु कबीले के सरदार थे। राजा पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ युद्ध 326 ईसा पूर्व में, और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई, राजा पोरस की हार हो गई। ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। देखिए मैं जो बोल रहा हूं, जिस हिसाब से मैं युद्धों को लिखवाते हुए चल रहा हूं, उसी सीरीज में आप युद्धों के लिए अलग से सिस्टम बनाकर चलेंगे भैया जी। ऐसे का ऐसा ही लिखते ले रहिए, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। कब होता है? 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ, वो किस किस के बीच हुआ? वो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, और दूसरी तरफ थे सेल्यूकस। अब ये सेल्यूकस जो थे, ये सिकंदर के सेनापति थे। तो जब सिकंदर भारत से लौट रहा था, तो उसके कुछ सेनापति भारत में रुक गए थे, जिनमें से सेल्यूकस भी थे। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई, कुछ इतिहासकार कहते हैं सेल्यूकस की विजय हुई। बस आपको याद रखना है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है। हार जीत का कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इसके बाद ये यूनानी थे, ये भारतीय थे। यूनानियों और भारतीयों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे यूनानियों और भारतीयों में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 305 ईसा पूर्व के बाद आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, 261 ईसा पूर्व। अब ये तो सभी जानते हैं, 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। और ये जो कलिंग का युद्ध हुआ, इसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिए थे और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसको, जो कलिंग का युद्ध हुआ, किसके द्वारा लड़ा गया? सम्राट अशोक। कौन से वंश के थे अशोक? मौर्य सम्राट थे। तो सम्राट अशोक मौर्य, और उनके सामने एक नंदराज नाम के राजा थे कलिंग के। ठीक है, नंदराज नाम के शासक थे कलिंग के, जिनके साथ सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्धों को त्याग दिया था। ठीक है, और याद रखना, बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि भाई सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा, तो कलिंग के राजा खारवेल थे। खारवेल नहीं थे, खारवेल बाद में हुए। खारवेल कलिंग के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे, लेकिन वो अशोक के समकालीन नहीं थे, अशोक से अलग थे भाई। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हो गया। ये हो गए ईसा पूर्व। अब हम ईस्वी की बात करते हैं, ईस्वी संवत की बात करते हैं। ईस्वी संवत में पहला जो महत्वपूर्ण डेट है, वो याद रखनी है 712 ईस्वी में। 712 ईसा पूर्व नहीं बोल रहे हम, ईस्वी बोल रहे हैं भाई। 700, अब ईस्वी है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? ये पता नहीं क्या हो रहा है, कभी ग्रीन चलता है, कभी व्हाइट चलता है। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किया। ये कब किया भैया? 712 ईस्वी में। और ये जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो उस समय इनका जो युद्ध हुआ था, वो किससे हुआ था? राजा दाहिर से हुआ था। राजा दाहिर से युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, और राजा दाहिर की इस युद्ध में हार हो गई थी। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, पहले विदेशी आक्रमणकारी हकमनी वंश। याद है? ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं, देखिए 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक
1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक मोहम्मद महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने कितना आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक। इन्हीं आक्रमणों में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। विशेष याद रखेंगे आप, सोमनाथ मंदिर को लूटा था गुजरात के को। अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तो मान लिया महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहां पर 2 राज्य थे, तो महमूद गजनवी इस राज्य पर आक्रमण कर रहा है, ये छोटा राज्य है, तो इसका पड़ोसी जो बड़ा राज्य था वो छोटे राज्य की हेल्प करने नहीं आता था। वो सोचता था इसी पर आफत आई है, मुझे क्या लेना। कुछ समय बाद पता चला जी महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया, अब ये वाला है या दूसरा है या तीसरा है, वो सब शांत बैठे हुए, जिस पर आक्रमण हो रहा वही तो भुगत रहा है। इसी वजह से महमूद गजनवी बार बार आक्रमण करता रहा और 17 आक्रमण किए महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के आक्रमण 1026 तक जो लास्ट रहा, इसके 150 वर्ष तक विदेशी आक्रमण नहीं हुए। 150 वर्ष बाद 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी आता भाई। मोहम्मद गोरी का आक्रमण महमूद गजनवी के आक्रमण के 150 वर्ष बाद होता है 1175 ईस्वी में। और जब 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है, तो उसे वही कंडीशन मिलती है जो महमूद गजनवी को मिली थी। यानी अब मोहम्मद गोरी एक पर आक्रमण करेगा, दूसरा उसकी सहायता नहीं करेगा। मोहम्मद गोरी कई युद्धों में हारे भी थे खैर, लेकिन अभी हम सिर्फ युद्धों की बात कर रहे हैं, इतिहास के हिसाब से नहीं चल रहे। तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया, याद रखना 150 साल बाद मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में। अब मोहम्मद गोरी ने भी कई सारे युद्ध लड़े, लेकिन याद रखना 17 आक्रमण जो थे महमूद गजनवी के थे। मोहम्मद गोरी के युद्ध कई सारे हैं लेकिन 17 नहीं थे। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई 1175 के बाद मोहम्मद गोरी का याद रखना 1191 ईस्वी, तराइन का पहला युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान चहमान वंश के थे या चौहान वंश के थे, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। पृथ्वीराज फर्स्ट है कि नहीं, पृथ्वीराज तृतीय थे ये, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी को इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, ये जीत गए। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। 1192 ईस्वी की बात करते हैं हम। 1192 ईस्वी, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया और किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और ये वही युद्ध है जिसमें राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी, इसी युद्ध में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1192 के बाद 1194 ईस्वी। अब ये जो 1194 ईस्वी में हुआ, ये हुआ चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, इस युद्ध में राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हराया। मैं पहले उन्हीं का नाम लिख रहा हूं जो जीतते हैं। मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? राजा जयचंद को हराया। और राजा जयचंद कहां का शासक था? कन्नौज का शासक था भाई। कहां का शासक था? कन्नौज, जिसे आजकल हम यूपी में इत्र नगरी भी बोलते हैं। कन्नौज यानी इत्र नगरी। तो राजा जयचंद को हराया मोहम्मद गोरी ने। कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध था। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 1194 के बाद
1215-16 ईस्वी, 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ भाई। कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक है, इल्तुतमिश याल्दोज कुबाचा को हराया। याल्दोज कुबाचा को हराया। ठीक है, 1115 ईस्वी। कई बार 15-16 ईस्वी आ जाता, 15 की जगह 16 भी आ जाता, तो 15 और 16 याद रखना आपको। अब जो महत्वपूर्ण है इसके बाद वो है 1221 ईस्वी। 1221 ईस्वी में 1221 ईस्वी में क्या होता है कि 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां का आक्रमण 1221 ईस्वी। अब ये चंगेज खां कौन था? मंगोलिया का था, तो मंगोल आक्रमणकारी लिखते हैं। चंगेज खां मंगोलिया का था, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण हुआ इल्तुतमिश के समय में हुआ। ये किसके समय में हुआ? इल्तुतमिश के समय में ही हुआ। ठीक है, ओके भाई। इसके बाद 1221 के बाद अभी देखिए फिर अलाउद्दीन खिलजी के भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं। ठीक, जैसे 1291 ईस्वी में झाइन का युद्ध हुआ था। 1291 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? झाइन का युद्ध। अब ये कौन थे? ये जो झाइन का युद्ध हुआ था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, और उनके सामने कौन थे? उनके सामने थे हमीर देव। ठीक है, हमीर देव ने झाइन के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हरा दिया। बस याद रखिए, जलालुद्दीन खिलजी हार गए थे और क्या बोलते हैं, हमीर देव जीत गए थे। हमीर देव वर्सेस कौन? जलालुद्दीन खिलजी। JLK लिख रहा हूं मैं, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हल्का सा याद रखिए भाई। इसके बाद फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे युद्ध लड़े हैं। ठीक, जिनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को भी जीता, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को भी जीता, ये सारे हैं। और यहां पर भी हमीर देव को भी युद्ध में हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण भारत को भी जीता। लेकिन अब आ जाते हैं जो हमें महत्वपूर्ण लेना है 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। किसने किया? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में। तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। इस समय लिख लेना, तैमूर लंग का आक्रमण के साथ लिखेंगे तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध आता है वो आता 1526 ईस्वी में। मैं बोल रहे भाई, हर समय युद्ध कहीं ना कहीं चलते ही रहते थे। भारत में इतने सारे युद्ध हुए, तो आप सभी को तो देख याद नहीं, लेकिन हमें जो यहाँ पर इकट्ठा करना है उनको करना जो बिल्कुल क्रीम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता? पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। युद्ध कौन सा था? पानीपत का पहला युद्ध था। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया इसमें। इसके बाद 1527 ईस्वी में, जब 1527 ईस्वी की बात करेंगे तो यह युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। ठीक है, 1526 में कौन सा था? पानीपत का युद्ध था। यह हुआ खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया? ठीक है जी, बाबर ने राणा सांगा को हराया। वो इब्राहिम लोदी को हराया, यहां पर राणा सांगा को हराया। यहां पर एक चीज और याद रखना, ये वो युद्ध है जिसको बाबर ने जिहाद घोषित किया था। इसी युद्ध को, खानवा के युद्ध को बाबर ने क्या घोषित किया था? जिहाद घोषित किया था। ये विशेष ध्यान रखने की चीज है भाई। तो पानीपत, खानवा हो गए 1526, 1527, 1528
युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। बाबर ने किसको हराया? मेदिनी राय को हराया। युद्ध था चंदेरी का युद्ध, 1528 ईस्वी। एक और लिखेंगे 1529 ईस्वी। ये चारों जो साथ में ही लिखने पड़ते हैं। 1529 ईस्वी घाघरा का युद्ध, बाबर ने अफगानों को हराया। अफगान थे, याद रखना बस, अफगान को हराया। बाबर ने किसको हराया? अफगानों को हराया। 1526, 27, 28, 29 चार लगातार युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर बहुत सारे ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि भैया 26 में उसने पानी पिया, फिर अगले वर्ष खाना खाया, फिर चंद्रमा पर गया, चंद्रमा से घर लौटा और घर लौटकर मर गया। तो पहले क्या किया? पानी पिया, खाना खाया, चंद्रमा पर गया, चंद्रमा पर जाकर घर लौटा, घर लौटकर उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की एक एक साल के अंतर से चलते हैं भैया। ठीक है, इसके बाद 1539 ईस्वी, 1539 ईस्वी में जो युद्ध होता है वो होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ, ये किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया इसमें। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ 1539 में चौसा का युद्ध। 1540 ईस्वी में युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध, जिसे विलग्राम का युद्ध भी कहा गया भाई। और ये भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ, ये भी इन दोनों के बीच हुआ। पहले युद्ध में भी शेरशाह सूरी जीता, दूसरे युद्ध में भी शेरशाह सूरी जीता। और एक चीज और, 1540 में हुमायूं इतनी बुरी तरह से हार गया कि इसे अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा था? तो भैया कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते भैया जी। और यहां से फिर 15 वर्ष तक हुमायूं को इधर उधर भटकना पड़ा। 15 वर्ष तक हुमायूं को इधर उधर भटकना पड़ा। तो 1555 में दो युद्ध होते हैं। 1555 में दो युद्ध होते हैं, एक युद्ध सरहिंद का युद्ध, एक युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, सरहिंद और मच्छीवाड़ा, इन युद्धों के बाद हुमायूं ने अपने राज्य को दोबारा प्राप्त किया। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, इन युद्धों के बाद हुमायूं अपने राज्य को दोबारा प्राप्त करने में कामयाब होता है। ठीक है, इसके बाद 1556 ईस्वी, 1556 ईस्वी में आपको याद रखना है कि 1556 ईस्वी में हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ। हालांकि अकबर तो छोटे थे, तो उस समय अकबर के स्थान पर किसे बोल देते हैं? बैरम खां। मैन तो बैरम खां युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। 1556 के बाद आपको याद रखना है 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसे बोलते हैं हम तालीकोटा का युद्ध, या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। जितने भी नाम लिखवा रहा हूं सारे लिखने हैं। या बेनी हट्टी का युद्ध। ठीक है, तो 1565 ईस्वी तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बेनी हट्टी का युद्ध। तो इस युद्ध में एक तरफ थे विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के राजा सदाशिव थे, तो विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, और दूसरी तरफ जो उनके अड़ोसी पड़ोसी मुसलमानों के राज्य थे उन सभी ने एक संघ बना लिया था। ठीक है, तो एक तरफ हिंदू साम्राज्य विजयनगर और एक तरफ मुस्लिमों के कई सारे साम्राज्य ने मिलकर युद्ध किया, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। नतीजा यह हुआ कि इसके बाद विजयनगर साम्राज्य डाउन पर चलना शुरू हो गया।
हालांकि विजयनगर साम्राज्य का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ तो तुलु वंश था, इसके बाद एक अराविडु वंश भी आया, तो विजयनगर साम्राज्य उसके बाद भी चला, लेकिन जो पावर थी विजयनगर साम्राज्य की वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को आधे से भी ज्यादा खत्म कर दिया था, ये मानकर चलिए। कौन सा युद्ध? तालिकोटा, राक्षसी तंगड़ी या बेनी हट्टी का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। यहां पर 1576 ईस्वी में एक युद्ध और लिखेंगे। 1576 ईस्वी में युद्ध होता है जिसे बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, और इसमें यह कहा जाता है कि भाई अनिर्णायक युद्ध माना गया। अनिर्णायक इसलिए माना गया कि अकबर ने यह युद्ध तो जीत लिया लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाए। अकबर ने यह युद्ध तो जीत लिया लेकिन चित्तौड़ या महाराणा प्रताप को अकबर नहीं जीत पाए। ठीक है, तो कौन सा? 1576 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद चलते हैं भाई। इसके बाद आपको जो याद रखना है 1658 में जरूर याद रखना है। 1658 ईस्वी में जो युद्ध हुआ वो हुआ उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध। अब ये जो उत्तराधिकार का युद्ध था ये किसका हुआ? शाहजहां, शाहजहां के बेटों में। शाहजहां के बेटा औरंगजेब और उसके जो भाई थे उनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ शाहजहां के पुत्रों में, और इसमें कई सारे युद्ध, कई सारी लड़ाइयां हुई, जिनमें एक धर्मट, देवराई, सामूगढ़, ये प्रसिद्ध है। सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, धर्मट का युद्ध, ये सब उत्तराधिकार के युद्ध में आ जाते हैं भाई। कब हुआ? 1658 ईस्वी में। अब यहां तक आते आते अब अंग्रेजों ने भी अपना फैलाव शुरू कर दिया था भाई यहां पर आते हुए। ठीक, तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर जो है कर्नाटक के युद्ध हुए। कर्नाटक या अर्काट के युद्ध, ये जो हुए हैं ये कर्नाटक या अर्काट के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए हैं। इसमें बहुत सारी लड़ाइयां हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के युद्ध हुए। इसमें कई सारे युद्ध हुए, कई सारी लड़ाइयां हुई। तो ये लगभग लगभग आपको याद रखना 1745 से 1760 के आसपास 15-20 साल अंग्रेज और फ्रांसीसियों में बहुत जबरदस्त लड़ाइयां हुई यहां पर। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक या अर्काट के युद्ध हुए। ठीक है, इनमें आपको एक डेट याद रखनी है, हालांकि उसको मैं अभी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा, क्योंकि फिर बैक में रह जाएगा। तो आपको लिखना है 1757 ईस्वी, ये हुआ प्लासी का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लासी का युद्ध। कौन सा भैया? प्लासी का युद्ध। अब ये जो प्लासी का युद्ध है इसमें एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और यह पहला ऐसा युद्ध था जो अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर भारतीयों से जीता। और इसके बाद कहा जाता है कि यहां से अंग्रेजों ने कहा कि अब हमें व्यापार नहीं करना, अब हमें भारत पर राज करना। ठीक है, तो अंग्रेजों का व्यापार छोड़कर राज करने की शुरुआत हो गई इस युद्ध के बाद। कौन सा था? 1757 प्लासी का युद्ध। अभी तक वो फ्रांसीसियों से लड़ ही रहे थे। ठीक है, फिर दूसरे जो थे उनसे भी लड़ रहे थे, वो डचों से, डेन से। डच हो, डेन हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी, सभी का आपस में लफड़ा चल रहा था। तो 1759 युद्ध होता है बेदरा का युद्ध। एक एक भूलाए हैं, उसको भी लिख लेना भी। चलो पहले इसको लिखते हैं, एक डेट भूलाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1759 बेदरा का युद्ध हुआ, और ये किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों के बीच और डचों के बीच। अंग्रेजों ने डचों को हराया इस युद्ध में। डच कौन थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी जो डच होते हैं, उनको हराया। 1759 युद्ध था बेदरा का युद्ध।
जो मैं भूल आए हैं उसको लिख लेना, क्योंकि इनसे दो पहले लिखना पड़ेगा, हम डेट वाइज चल रहे हैं। डेट है 1739 ईस्वी, नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ, और उस समय नादिर शाह कोहिनूर हीरे मयूर सिंहासन को लूट कर ले गए। भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। 1739 ईस्वी में राजा भारत के शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगल वंश के शासक थे। ठीक है, किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था ये आक्रमण। यहां तक भी क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा गया, उसको लूट कर ले गया। और ये भी याद रखना, उस समय 1739 में 70 करोड़ रुपए लूट कर ले गया था नादिर शाह भारत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1739 हो गया, 57 हो गया, 59 हो गया। अब आ जाते हैं 1760 पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। 1760 बांडीवास की लड़ाई, ये जो कर्नाटक युद्ध है उन्हीं में आती है बांडीवास की लड़ाई या बांडीवास का युद्ध। ठीक है, और इसमें ये किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ठीक है, 1760 में बांडीवास की लड़ाई हुई, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। इस युद्ध के बाद क्लियर हो गया कि फ्रांसीसी भारत में बस पांडिचेरी वगैरह तक ही सीमित रहेंगे, बाकी पूरे भारत में अंग्रेज ही रहेंगे, ऐसा क्लियर हो गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसे अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच की निर्णायक लड़ाई माना जाता है, क्योंकि काफी सारी लड़ाइयां हुई थी, उनमें निर्णायक लड़ाई इसी को माना जाता है, बांडीवास की लड़ाई को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भाई, इसके बाद आ जाते हैं 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है, ये किस किस के बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। यहां तक क्लियर हो गया। फिर आता है 1764 ईस्वी, बक्सर का युद्ध, बहुत ही इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए 1757 में जब सिराजुद्दौला हार गया, बंगाल का नवाब, तो वहां पर मीर जाफर राजा बनता है, फिर मीर कासिम राजा बनता है। और ऐसी स्थिति में जब वो भी परेशान हो जाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि भाई अंग्रेजों से तो पार पाना पड़ेगा। तो बंगाल का नवाब अवध के नवाब से मिलता है, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब फिर उस समय जो मुगल शासक थे उनसे मिलते हैं। तो तीनों की संयुक्त सेना हो जाती है, एक तरफ हो जाते अंग्रेज और दूसरी तरफ हो जाते हैं बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल वंश, मुगल शासक। ये सारे मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करते हैं, फिर भी अंग्रेज जीत जाते हैं। और जब इतना मतलब इतने बड़े संगठन से भी अंग्रेज जीत गए, तो अब क्लियर हो गया कि अंग्रेजों को हराने वाले कोई पावर नहीं बचेगी इंडिया। इसके बाद अंग्रेजों को लगा अब हमें कोई पूरे भारत में नहीं रोक सकता, और वहां से अंग्रेजों ने तेजी से प्रसार शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों की असली शुरुआत 1764 बक्सर के युद्ध के बाद होती है, भारत में शासन की शुरुआत मानिए। 1757 में एक ये मानिए कि पहला युद्ध जीता था बड़ा वाला भारतीय के खिलाफ, किसी भारतीय राजा के खिलाफ, लेकिन 1764 में ये हो गया कि अब इन्हें हराने वाला कोई नहीं। अब फिर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से भी कर लिया, डचों से भी कर लिया, अब भारतीयों से यहां पर शुरू हो गया। तो ऐसे में अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुए, जिन्हें बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कितने हुए? 4 युद्ध हुए, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। यानी एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ मैसूर साम्राज्य था।
और मैसूर जो था वहां पर हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो सेकंड हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हुई, और जो चौथा हुआ था, ठीक है, चौथा हुआ था उसमें हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 ईस्वी में। तो याद रखना 1767 से 1799 तक 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1799 तक, और पहले में, दूसरे में हैदर अली की मृत्यु, चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु। नतीजा यह हुआ मैसूर साम्राज्य अंग्रेजों का हो गया। इसके बाद अंग्रेज और मराठों के बीच भी युद्ध हुए, तो उन्हें बोला गया आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए ये भी 3 हुए। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, और आंग्ल और सिख युद्ध भी हुए। अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुए, तो ये कितने हुए? ये 2 युद्ध हुए। ठीक है, तो 4 आंग्ल मैसूर, 3 आंग्ल मराठा और 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए भैया। यहां तक क्लियर? अच्छा जी, तो ये हमने जो आपको युद्ध बताए ये सब कौन से थे? ये सब थे भारत की स्वतंत्रता से पहले के युद्ध जो लड़े गए। इसके बाद 1857 की क्रांति तो आप जानते ही हैं। 1857 ईस्वी में क्या हुई? भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष चला जिसे 1857 की क्रांति कहा गया। ये कब हुई? 1857 में 10 मई को हुई। कहां से शुरू हुई? मेरठ से हुई। इसकी शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत। ठीक है भैया जी, ठीक है जी। तो आज हमने, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, युद्ध बहुत सारे हैं। हर राजा के टाइम में देखें, अकबर के टाइम में देखेंगे तो अकबर के इतने सारे युद्ध हैं, जिनमें से हमने सिर्फ 2 युद्ध बताए। कौन सा? हल्दी घाटी का बताया, पानीपत का दूसरा बताया। और युद्धों के बारे में हमने, चाहे मालवा विजय हो, चाहे आपका जो है गोंडवाना लैंड की विजय हो, चाहे आपका बीजापुर गोलकुंडा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे असीरगढ़ हो, इनका जिक्र ही नहीं किया। तो यहां तो हम इतिहास के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे, हम एक एक टॉपिक ले रहे हैं युद्ध के, क्योंकि अगर वो देते हैं तो फिर पता चलता जी अकबर के बारे में ही पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ आज महत्वपूर्ण युद्ध उठाए, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस भाई जो अभी तक यहां तक देख रहा तो इसका मतलब सीरियस है, और जो सीरियस है तो आप जो है बस वीडियो मत देखना, उनको जितने भी युद्ध हैं उसी सीरीज में जैसे मैंने लिखवाए हैं इनको एक अलग पेज पर उतार लीजिए, लिख लीजिए, अपने हाथों से लिखिए भाई, जिससे कि आपको एक सीरीज बन जाएगी। जब भी हल्का सा कंफ्यूजन हुआ तो आप उसको देख लेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं भाई, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।